नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी निबंध भाग 2 लेकर आए हैं आपके लिए। और हिंदी निबंध भाग 1 आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। उसमें हमने 20 प्रश्न करे थे और आज हम 30 प्रश्न करेंगे। प्रश्न अंक 21 से लेकर 50 तक 30 बहुविकल्पीय प्रश्न है साथियों। हिंदी मास्टर कैडर के अधीन जो निबंधकार लगाए गए हैं उसके आधार पर हमने ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बनाए हैं। वीडियो अंत तक आप जरूर देखिए, वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा आपके लिए। अधिक समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, हमने पिछली वीडियो में निबंध की परिभाषा नहीं करवाई थी जो कि बहुमूल्य है। तो साथियों, इसको पढ़ लेते हैं तनिक। तो निबंध की परिभाषा क्या होनी चाहिए? जब कोई लेखक किसी विषय पर अपनी प्रवृत्ति, रुचि, आदर्श तथा मनोभावों के आधार पर लिखित रूप में विचार प्रकट करता है तो उसे लेख या निबंध कहते हैं। ये तो आपने लिख लेना है। जब भी आप स्टूडेंट अपने स्टूडेंट्स को कभी बताएं निबंध क्या है तो ये परिभाषा बिल्कुल ही उत्तम रहेगी, सर्वश्रेष्ठ रहेगी और काफ़ी इजी भी है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये तो प्रश्न प्रश्न एक सामान्य सी निबंध की परिभाषा और भी प्रश्न करेंगे हम 21 से शुरू। तो साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न ये रहा कि यदि यदि गद्य कवियों और लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, किसने कहा? ये प्रश्न बहुत अच्छा है साथियों। देखिए जरा, तो विकल्प पढ़ लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, महादेव वर्मा ने कहा, हरिशंकर प्रसाद ने कहा या रामचंद्र शुक्ल ने कहा। तो साथियों, ये ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा, चौथा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। 22वें प्रश्न पर चलते हैं। किस निबंधकार ने निबंध के 2 वेद स्वीकार किए हैं? विचार प्रधान या भाव प्रधान? ठीक है, 2 वेद उन्होंने स्वीकार किए हैं। पहला कौन सा? विचार प्रधान, दूसरा भाव प्रधान। किसने स्वीकार किए ये बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, महादेव वर्मा, हरिशंकर प्रसाद या रामचंद्र शुक्ल। तो साथ ही चौथा विकल्प बिल्कुल सही आएगा, रामचंद्र शुक्ल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वंदे वाणी विनायको निबंध संग्रह किसका है? तो विकल्प हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महादेव वर्मा। तो साथियों, पहला विकल्प बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न चलते हैं। सदाचार का तवीज़ किसका निबंध है? तो ये तो पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने ये लगाया भी हुआ है मेरे ख्याल से +2 में, अगर पुस्तक चेंज ना हुई हो, क्योंकि जब हमने +2 करा था तब तो ये था भाई उसमें सदाचार का तावीज़। तो विकल्प क्या हैं देख लेते हैं। हरिशंकर प्रसाद, रामवृक्ष बेनीपुरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो साथियों, पहला विकल्प बिल्कुल सही है, हरिशंकर प्रसाई का है सदाचार का ताबीज़। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 25वां प्रश्न है, सतरंगा इंद्रधनुष। सतरंगा इंद्रधनुष नामक ललित निबंध किसका है? विकल्प हैं हरिशंकर प्रसाई, रामवृक्ष बेनीपुरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। तो साथियों, ये जो ललित निबंध है सतरंगा इंद्रधनुष, ये विकल्प दूसरा बिल्कुल सही आएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी का। तो अभी हम 26वें प्रश्न पर चलते हैं साथियों। जी हाँ, 26वें प्रश्न पर आ गए हैं हम अभी। तो 26वां प्रश्न है, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा, ग्लानि, लोभ, प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध आदि निबंध संग्रह या आदि निबंध रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध संग्रह में है? ठीक है, ये सारे निबंध हैं जितने भी दिए हुए हैं, ये सारी लिस्ट हैं, आप देख लीजिएगा। तो ये किस निबंध संग्रह में है? साथियों, चिंतामणि के 4 संकलन हुए, मतलब चिंतामणि के 4 भाग मिल जाते हैं हमें। तो चिंतामणि पुस्तक को 4 भागों में प्रकाशित करवाया गया है। ठीक है, तो साथियों, ये उत्तर देख लेते हैं। चिंतामणि 1, चिंतामणि 2, चिंतामणि 3 या 4। तो साथियों, ये जो निबंध हैं सभी के सभी वो चिंतामणि 1 भाग में हैं। ठीक है साथियों, और आपको बता दूं कि 1941 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मृत्यु हुई। ठीक है, तो जो बाकी के बचे हुए जो, ठीक है, ये वाले निबंध संग्रह उनके मरने के पश्चात ही प्रकाशित हुए। ओके साथियों, तो चिंतामणि 1 का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1939 है। ठीक है, 39 भी बोल सकते हैं। तो 1939 में चिंतामणि 1 का प्रकाशन हुआ और उनकी 2 साल बाद मृत्यु हो गई। लेकिन जो बाकी 3 निबंध संग्रह है, चिंतामणि 2, चिंतामणि 3 और चिंतामणि 4, ये उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुए। तो ये कब प्रकाशित हुई, ये वीडियो हमने 1 भाग में हमने साथियों समझाया हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बता ही देता हूँ, चिंतामणि 2 का प्रकाशन 1945 में हुआ, चिंतामणि 3 का प्रकाशन 1983 में हुआ
और चिंतामणि 4 का प्रकाशन 2004 में हुआ। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 27वें प्रश्न पर, जो भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी, देख लेते हैं। वर्षा घनपति से घनश्याम तक किसका निबंध है? हरिशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या महादेवी वर्मा। तो साथ ही दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। अगला, कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, यहाँ पर निबंध का नाम दिया है, उसके लेखक का नाम दिया है, कौन सा युग्म गलत है? तो देख लेते हैं। पहला विकल्प है हमारे पास, कविता क्या है? महादेवी वर्मा ने लिखी है। आम फिर बुरा गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अपनी अपनी बीमारी, हरिशंकर परसाई। काव्य के रूप, बाबू गुलाब राय। तो साथियों पहला विकल्प बिल्कुल सही होने वाला है, क्योंकि कविता क्या है निबंध जे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, ना कि महादेवी वर्मा जी ने। ठीक है साथियों, बाकी विकल्प बिल्कुल ठीक हैं। आम फिर बोरा गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है निबंध। अपनी अपनी बीमारी, हरिशंकर प्रसाद ने लिखा है साथियों। काव्य के रूप, बाबू गुलाब राय ने लिखा है। ठीक है बिल्कुल। और पूछा क्या गया था? गलत पूछा गया था, कौन सा युग्म गलत है? तो पहला विकल्प ही सही आएगा। लेकिन इतना आप देख लीजिएगा कि ये कविता क्या है किसने लिखा? वो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। जे भी आप गौर करिए इसकी ओर, ठीक है, जो भूलना नहीं है आपने, रामचंद्र शुक्ल ने। आगे हमारे पास 29वां प्रश्न है, देख लेते हैं इसको। यथार्थवाद और छायावाद निबंध किसका है? यथार्थवाद और छायावाद। तो विकल्प हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो साथ ही पहला विकल्प बिल्कुल सही है, जयशंकर प्रसाद। 30वां प्रश्न है, कौन सा निबंध मुक्तिबोध का नहीं है? मुक्तिबोध का नहीं है। तो विकल्प हैं कला का तीसरा बाण, शमशेर मेरी दृष्टि में, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी या इतिहास और आलोचना। तो साथियों टिक आपने लगा लिया होगा। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, ये मुक्तिबोध का निबंध नहीं है। पहले 3 निबंध मुक्तिबोध के ही हैं। ठीक है, और इतिहास और आलोचना निबंध संग्रह किसका है? जे नामवर सिंह का है। ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा, जे नामवर सिंह, जिनको साहित्य अकादमी मिला हुआ है। ठीक है साथियों, तो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला हुआ है किसी और कृति के लिए, इसके लिए नहीं। इतिहास और आलोचना ये नामवर सिंह की कृति है। ठीक है साथियों, अभी हम चलेंगे 31वें प्रश्न पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से। वर्णात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक, भावात्मक आदि 4 भेद निबंध के किसने बताए हैं? निबंध के जो 4 भेद हैं, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने 2 भेद बताए हैं। तो ये 4 भेद बताए हैं, किसने बताए हैं ये 4 भेद? ठीक है, वर्णात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक, भावात्मक। तो विकल्प हैं बाबू गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महादेवी वर्मा। तो साथियों विकल्प पहला बिल्कुल सही है, बाबू गुलाब राय ने बताए हैं। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो साथियों अभी हमारे पास 32वां प्रश्न है, देख लेते हैं इसे। हिंदी का पहला निबंध कौन सा माना गया है? कौन सा माना गया है? ये हालांकि आउट ऑफ द बॉक्स हम कह सकते हैं, ये प्रश्न हो सकता है पेपर में आए या नहीं भी आ सकता, लेकिन साथियों ये जानना आवश्यक हो जाता है। जब हम हिंदी निबंधों के बारे में पढ़ रहे हैं, हिंदी कहानी के बारे में यदि हम पढ़ रहे होते, या हिंदी नाटक के बारे में पढ़ रहे होते, या कोई और है ना, या किसी भी विधा की ओर, तो साथियों ये पहला निबंध है ना, पहला कहानीकार, पहला नाटककार, इनके बारे में जानना भी आवश्यक हो जाता है। हालांकि आउट ऑफ द बॉक्स है ये प्रश्न, लेकिन इम्पोर्टेंट हो जाता है इसके बारे में पढ़ना। तो हिंदी का पहला निबंध किसे माना जाता है, ये इम्पोर्टेंट जानकारी साथियों मैं इस प्रश्न में दूंगा आपको। तो इन चारों प्रश्नों, इन विकल्पों में से देखते हैं कौन सा है। पहला विकल्प है 5वें पैगंबर, दूसरा शिव शंभू के चिट्ठे, तीसरा है राजा भोज का सपना, जब चौथा है खुशामद। तो साथियों पहला तो मैं बता देता हूँ निबंध, पहला निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, दूसरा बाल मुक्त गुप्त का है, शायद ऐसे ही कुछ का नाम है, और तीसरा है राजा भोज का सपना, ये है शिव प्रसाद सितारे हिंद का, और चौथा है खुशामद, जे प्रताप नारायण मिश्र का है। साथ ही चारों निबंधकारों का नाम आपको बता दिया। अभी पहला निबंधकार किसे, जब पहला निबंध किसे माना गया है, तो साथियों तीसरा विकल्प बिल्कुल सही माना गया है, राजा भोज का सपना। ठीक है, राजा भोज का सपना, जिसे लिखा है शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, जो बनारस के राजा थे साथियों। तो
इस निबंध को राजा भोज का सपना को हिंदी का पहला निबंध माना गया। और किसने माना है? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने माना है। ठीक है साथियों, ये भी इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त लिख लीजिए आप। ठीक है, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त मैं आपको लिख देता हूँ, चंद्रगुप्त ने माना है। ये आप लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ठीक है, ओके, ये लिख दिया। ओके, तो इसके अतिरिक्त भी साथियों एक और जानकारी मैं देना चाहता हूँ। मुंशी सदा सुखलाल, ठीक है, मुंशी सदा सुखलाल को भी कई विद्वान हिंदी का पहला निबंधकार मानते हैं। ठीक है, तो उसका कौन सा निबंध है ये अभी मैं मेरे जहन में नहीं है साफ साफ तौर पर, तो मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। मुंशी सदा सुखलाल को भी कई विद्वान जो हैं वो हिंदी का पहला निबंधकार मानते हैं। और कुछ विद्वान जो हैं वो उनका मत है कि बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का पहला निबंधकार मानना चाहिए। ठीक है, अलग अलग राय होती है। ठीक है साथियों, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट कहें, तर्क संगत कहें तो राजा भोज का सपना जिसे लिखा है शिव प्रसाद सितारे ने, तो ये हिंदी का पहला निबंधकार माना गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न हालांकि हो सकता है पेपर में पूछा भी जाए या ना भी पूछा जाए, लेकिन पढ़ाना हमारा फर्ज है। ठीक है, हमने कर्तव्य निभा दिया। अभी आप लिख लीजिएगा। तो 33वें प्रश्न पर साथियों, जन्म काल के अनुसार निबंधकारों का आरोही क्रम में समायोजित करें। ठीक है, निबंधकारों को आरोही, आरोही क्या होता है कि बढ़ते क्रम में सबसे पहला किसका जन्म हुआ, फिर उसके बाद किसका हुआ, उसके बाद फिर उसके बाद 4 निबंधकार दिए। तो साथियों 4 विकल्प हैं साथियों, फिर भी मैं सही पर टिक लगाऊंगा, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बहुत ज़्यादा। तो सबके आप जन्म काल भी साथियों याद करके जाइएगा। तो सब ये विकल्प आपके बता दूं साथी, चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बाबू गुलाब राय का जन्म जो है 1888 में माना गया है। राम वृक्ष बेनीपुरी का माना गया है 1899 में। ठीक है, मुक्तिबोध का माना गया है 1917 में। और हरिशंकर प्रसाई का माना जाता है 1924 में। ये भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, 1924 में। तो चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। ओके साथियों, अभी हम चलेंगे 34वें प्रश्न पर। आंगन में बैंगन निबंध किसका है? ये इंपॉर्टेंट है साथियों। आंगन में बैंगन काफ़ी प्रसिद्ध हुआ निबंध है जी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, बाबू गुलाब राय का है, हरिशंकर प्रसाई का है, या फिर महादेव वर्मा का है। तो साथियों तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, हरिशंकर प्रसाद परसाई जी का है। ठीक है, हरिशंकर परसाई जी का ये निबंध माना गया है। तो चलते हैं हम 35वें प्रश्न पर। ठीक है साथियों, 35वें प्रश्न पर साथियों हम पहुंच चुके हैं। कलम का जादूगर किस रचनाकार को कहा जाता है? जब मैंने कलम का जादूगर पढ़ा तो साथियों हो सकता है आपको आपके दिमाग में या आपकी आंखों के सामने मुंशी प्रेमचंद आ गए हों। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद को कलम का जादूगर कहा जाता है। माफ़ करिएगा, कलम का मजदूर कहा जाता है उनको। ठीक है, कलम का मजदूर कहा जाता है। फिर उसके आगे उनको कहा जाता है कलम का सिपाही भी कहा जाता है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद को। लेकिन कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो साथियों इनमें से एक रचनाकार ऐसा जिसे कलम का जादूगर कहा जाता है। विकल्प पढ़ते हैं, उत्तर मैं दिखवाता हूँ। लेकिन उस रचनाकार को साथियों जितनी प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी उतनी मिली नहीं। हालांकि उसका काम जो है था वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया, लेकिन जितनी प्रसिद्धि उनको मिलनी चाहिए थी नहीं मिली। तो पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा बाबू गुलाब राय, तीसरा है हरिशंकर प्रसाद, चौथा है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो साथियों कलम का जादूगर निबंधकारों में इसे माना गया है, राम वृक्ष बेनीपुरी। निबंधकार के तौर पर नहीं बल्कि इनकी समुची रचनाओं के लिए इनको कलम का जादूगर माना गया है। और कलम का मजदूर जो है साथियों वो मुंशी प्रेमचंद को माना गया है, और कलम का सिपाही भी मुंशी प्रेमचंद को ही माना गया है। आगे 36वें प्रश्न पर चलते हैं। रजिया, बलदेव सिंह, बाल गोविंद भक्त, बैजू मामा आदि निबंध किसके हैं? तो प्रश्न के विकल्प हैं जे जयशंकर प्रसाद, बाबू गुलाब राय, हरिशंकर प्रसाद या राम वृक्ष बेनीपुरी। तो साथियों राम वृक्ष बेनीपुरी के निबंध हैं जी। ठीक है, तो ये बाल गोविंद भक्त तो ये लगा भी है अभी CBSE के 10वीं कक्षा की पुस्तक में। ठीक है, क्षितिज में। तो बाकी निबंध भी मैंने पढ़े हुए हैं, रजिया निबंध भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आगे चलते हैं जी। 37वां प्रश्न है, माटी की मूर्तें निबंध संग्रह में कितने निबंध हैं? ठीक है साथियों,
तो आपको विकल्प पढ़ देते हैं पहले 10, 11, 12, 13। तो साथियों इसमें 12 निबंध हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। माटी की मूर्तें निबंध संग्रह में टोटल 12 निबंध हैं। ठीक है साथियों। और जो हमने अभी पिछला प्रश्न पढ़ा ना, ये वाला 36वां, इसमें जो रजिया, बलदेव सिंह, बाल गोविंद भक्त और बैजू मामा हैं, ये साथियों माटी की मूर्ति निबंध संग्रह में ही संकलित हैं। ये 4 निबंध मैंने हालांकि बता दिए, अभी 8 निबंध बचे हैं, वो आप खुद से पढ़िए, गूगल करें या किसी पुस्तक में झांकिए, खंगालिए पुस्तकें, उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये 4 निबंध जो हैं माटी की मूर्ति निबंध संग्रह से ही हैं। ठीक है साथियों। तो अभी हम चलेंगे 38वें प्रश्न पर। यह प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है साथियों। श्रृंखला की कड़ियाँ, जिसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1942 है, ये भी आप याद कर लीजिए। श्रृंखला की कड़ियाँ किसका निबंध है? निबंध संग्रह है महादेव वर्मा का है। ठीक है। श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध संग्रह में कितने निबंध हैं, ये भी पूछा जा सकता है साथियों। 10, 11, 12, 13। तो साथियों जो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, 11। माटी की मूर्ति में कितने निबंध थे? 12। और श्रृंखला की कड़ियाँ में कितने निबंध हैं? 11। साथियों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लिख लीजिए, कहीं और नहीं मिलेंगे आपको ये। 39वें प्रश्न पर साथियों हम लोग पहुंच चुके हैं। महादेवी वर्मा का कौन सा निबंध संग्रह विचारात्मक होने के साथ साथ यात्रा संस्मरण भी है? तो यात्रा संस्मरण भी माना जाता है जय निबंध संग्रह। तो कौन सा है? पहला ऑप्शन संकल्पिता, दूसरा क्षणदा, तीसरा श्रृंखला की कड़ियाँ, या चौथा साहित्यकार की आस्था। तो साथियों दूसरा निबंध संग्रह क्षणदा ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और यात्रा संस्मरण भी माना है उन्होंने, और अत्यधिक विद्वान भी यही मानते हैं कि ये यात्रा संस्मरण है विचारात्मक निबंध होने के साथ साथ। अभी हम चलेंगे 40वें प्रश्न पर। ठीक है। तो देखिए तनिक, युद्ध और नारी, ये निबंध का नाम है। नारीत्व का अभिशाप, आधुनिक नारी, हिंदू स्त्री का पत्नीत्व। ठीक है। आदि निबंध महादेवी वर्मा के किस निबंध संग्रह में दर्ज हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो किस निबंध संग्रह में ये संकलित हैं? तो देख लेते हैं साथियों, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, विकल्प पढ़ लेते हैं पहले। संकल्पिता, क्षणदा, श्रृंखला की कड़ियाँ, या साहित्यकार की आस्था। तो साथियों ये ऑप्शन जो है तीसरा बिल्कुल सही है, श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध संग्रह में ये चारों निबंध संकलित हैं। युद्ध और नारी, नारीत्व का अभिशाप, आधुनिक नारी, हिंदू स्त्री का पत्नीत्व। ठीक है साथियों। 4 निबंध जो हैं वो श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध संग्रह में दर्ज है। श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? 1942 में, 1942 में। ठीक है। ये भी आप याद कर लीजिए। और श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध संग्रह में टोटल कितने निबंध हैं? 11 निबंध है साथियों। ठीक है। बहुत विस्तार से बता रहा हूँ साथियों ये नॉलेज। ठीक है आपको। तो अच्छी वीडियो लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी जरूर करें। ठीक है साथियों। अभी हम चलते हैं 41वें प्रश्न। ठीक है साथियों। अभी हम चलते हैं 41वें प्रश्न के ऊपर। ठिठुरता हुआ गणतंत्र निबंध संग्रह किसका है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये काफ़ी चर्चा का विषय रहा था ये निबंध भी। देखते हैं विकल्पों में, महादेव वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई। तो साथ ही चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, हरिशंकर परसाई। 42वें प्रश्न पर चलते हैं 42 अंक पर। पूरे विश्व में सबसे पहला निबंधकार किसे माना गया है? साथियों ये भी आउट ऑफ द बॉक्स प्रश्न है, लेकिन नॉलेज के लिए पढ़ना होगा हमें। ठीक है साथियों। इम्पोर्टेंट भी है, हालांकि ये तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब हम पहली बात कर रहे हैं ना कि निबंध पूरी दुनिया में किसने लिखा, भारत में तो हमने बता दिया, बाल कृष्ण भट्ट को भी माना जाता है, शिव प्रसाद सितारे हिंद को भी माना जाता है, और मुंशी सदा सुखलाल को भी माना जाता है। ठीक है। लेकिन पूरी दुनिया में पहला निबंध किसने लिखा और किसे निबंधकार पहला माना गया है? ठीक है साथियों। ये भी एक चर्चा का विषय है साथियों। ठीक है। तो पूरे विश्व में सबसे पहला निबंधकार किसे माना गया है? तो पढ़ लेते हैं साथियों ऑप्शन। फ्रांसिस बेकन, क्रोचे, माइकल मातेंथ, या रैनबेलेक। तो साथियों तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। माइकल मैतेंथ को माना जाता है। और किस देश से थे ये फ्रांस के थे। ठीक है। और किस में इन्होंने अपने निबंध लिखे थे? फ्रेंच लैंग्वेज में। ये भी आप देख लीजिएगा, फ्रेंच लैंग्वेज में इन्होंने अपने निबंध लिखे थे। ठीक है।
तो इसके अतिरिक्त और मैं आपको बता देता हूँ कि ये फ्रेंच लैंग्वेज में तो निबंध लिखे ही हैं, और पूरे विश्व का इसे पहला निबंधकार भी माना गया है। और समय काल क्या है इसका, 1533 ईस्वी, ठीक है। तो 1533 ईस्वी इनका समय काल माना गया है, मतलब जन्म माना गया है, और 1601 के करीब इनकी मृत्यु बताई गई है, या 11 के करीब, मुझे ये मालूम नहीं, ठीक है। तो लेकिन जन्म काल ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसके लिए मैंने पढ़ा था कहीं। तो इसके अतिरिक्त इंग्लिश में ये भी इम्पोर्टेंट है, फ्रेंच भाषा में सबसे पहले निबंध लिखे गए, और किसी ने लिखे, माइकल मांतेंत ने। और इंग्लिश में लिखने वाला सबसे पहला, अंग्रेजी में लिखने वाला सबसे पहला निबंधकार कौन सा था साथियों, फ्रांसिस बेकन था। ओके। और स्वामी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी इनके निबंधों का अनुवाद किया है साथियों। फ्रांसिस बेकन की बात मैं करूं यदि, तो ये इंग्लिश के पहले निबंधकार थे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं 43वें प्रश्न के ऊपर, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निबंध के तत्व कौन से हैं साथियों, इसमें हम ऑप्शन नहीं ला रहे हैं, बिल्कुल डिटेल से आपको समझा रहे हैं। प्रश्न पूछा है, उसके उत्तर मैंने आगे लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न में नहीं गिनेंगे, तो मल्टीपल क्वेश्चन नहीं है, मल्टीपल चॉइस नहीं है इसमें। तो निबंध के तत्व कौन से हैं, पहला ऑप्शन है उपयुक्त विषय का चयन, ये पहला आ जाता है। फिर दूसरा आ जाता है सरलता, फिर तीसरा आ जाता है सुबोधता, फिर चौथा आ जाता है प्रसाधन क्षमता, ठीक है। प्रसाधन क्षमता, ये 4 तत्व माने गए हैं निबंध के, तो आप लिख लीजिए यदि पेपर में आए, ठीक है। ये 4 निबंध तत्वों के नाम। अभी प्रश्न जो है हमारा आगे, रस मीमांसा किसकी पुस्तक है, रस मीमांसा किसकी पुस्तक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ऑप्शन पढ़ देता हूँ, महादेव वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या हरिशंकर परसाई। तो साथियों रस मीमांसा जो पुस्तक है वो रस की अवधारणा पर बनाई गई है और लिखी गई है, ये लिखी है रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। ये भी उनकी मृत्यु के पश्चात ही प्रकाशन इसका किया गया था साथियों। तो 45वें प्रश्न पर चलते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी मान्यता में निबंध नहीं लिखा है, मतलब किस विचारधारा में निबंध उन्होंने नहीं लिखा है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, सिद्धांतिक आलोचनात्मक निबंध जो तो उन्होंने लिखे हैं, मनोविकारी निबंध जो थे ना, लोभ प्रीति ग्लानि श्रद्धा भक्ति, यही होते हैं मनोविकारिक निबंध, ठीक है साथियों। तो ये भी उन्होंने लिखे हैं। स्वच्छंदतावादी निबंध, मतलब जिसमें रोमांटिसिज्म हो, वही जिसमें एक प्रेमी प्रेमिका के लिए तड़प रखता है, स्वच्छंदतावादी निबंध, ये उन्होंने नहीं लिखे हैं, ये हो सकता है सही, ठीक है। तो व्यवहारिक निबंध ये भी उन्होंने लिखे हैं। तो साथियों तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, यही पूछा गया है किस मान्यता में निबंध उन्होंने नहीं लिखे हैं, तो कौन सी मान्यता में, स्वच्छंदतावादी निबंध विचारधारा जब हम कह सकते हैं, इस मान्यता में उन्होंने इस विकल्प में निबंध नहीं लिखे हैं, यही पूछा गया था कि नहीं लिखे हैं वो बताना है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी 3 पहला दूसरा चौथा बिल्कुल सही है, ठीक है साथियों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ओके साथियों, अभी हम चलेंगे 46वें प्रश्न के ऊपर, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था और साधारणीकरण, ठीक है। जो पहली पुस्तक का नाम है काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, फिर दूसरा आ जाता है साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, ओके। चिंतामणि 1 में है, ये दोनों निबंध जो हैं, ठीक है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था और साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद। तो साथ ही चिंतामणि 1 में दोनों निबंध हैं, ओके। रामचंद्र शुक्ल के यह निबंध किस प्रकार की आलोचना में आते हैं, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। सैद्धांतिक आलोचना निबंध में आते हैं, मनोविकार निबंध में आते हैं, या स्वच्छतावादी निबंध में आते हैं, या व्यवहारिक निबंध में आते हैं। तो साथियों पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सैद्धांतिक आलोचनात्मक निबंध है। 47वें प्रश्न पर चलते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग और मानस की धर्म भूमि, ये तीनों निबंध है साथियों, ठीक निबंध है ये। तो ये तीनों निबंध रामचंद्र शुक्ल की किस आलोचना में आते हैं, जो ऊपर वाला ही प्रश्न है उसके आधार पर ही बनाया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सैद्धांतिक आलोचनात्मक निबंध में आते हैं, मनोविकारी निबंध में आते हैं, या फिर व्यवहारिक निबंध में आते हैं। तो साथ ही चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, ठीक है साथियों। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं 48वें प्रश्न के ऊपर, चिंतामणि भाग 2,
ओके। चिंतामणि भाग 2 के निबंध वस्तुतः सैद्धांतिक समीक्षा से संबंधित हैं। ओके। इस निबंध संग्रह में 3 ही निबंध हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है। तो साथियों चिंतामणि भाग 2 में केवल 3 ही निबंध हैं, लेकिन बताना है कि इस पुस्तक में कौन सा निबंध नहीं है। 4 विकल्प हैं। तो काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में रहस्यवाद तीसरा विकल्प है, साहित्य चौथा है, अभिव्यंजनावाद। तो साथियों आपको बता दूं तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, और क्योंकि साहित्य जो निबंध है वो उनका चिंतामणि भाग 2 में नहीं आता है। ठीक है, साहित्य उन्होंने एक आजाद मतलब कि एक स्वतंत्र रूप से लिखा गया उनका निबंध है, ना कि चिंतामणि भाग 2 में आता है। साहित्य लिखा है उन्होंने, लेकिन जो चिंतामणि भाग 2 में नहीं है। जो तीनों निबंध बाकी के पहला, दूसरा और चौथा ये चिंतामणि भाग 2 में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। 49वें प्रश्न के ऊपर, हरिशंकर परसाई को किस निबंध संग्रह में, दोबारा से पढ़ देते हैं, हरिशंकर परसाई को किस निबंध संग्रह के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, हो सकता है अगर आप मेरी वीडियो अच्छी तरह से देखते होंगे, सुनते होंगे मुझे, तो मैंने ये काफ़ी बार बताया भी है पिछली वीडियो में। तो किस कृति के लिए मिला था हरिशंकर परसाई को? भूत के पांव पीछे, प्रेमचंद के फटे जूते, वैष्णव की फिसलन या फिर विकलांग श्रद्धा का दौर। तो साथियों चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए हरिशंकर परसाई को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था साथियों। और इसके अलावा बताया था कि व्यंग लेख लिखा करते थे। ओके, अभी हम चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न के ऊपर। काव्य कला और अन्य निबंध, रंगमंच और मौर्यों का राज्य परिवर्तन। 3 निबंध मैंने पढ़े हैं साथियों, काव्य कला और अन्य निबंध, रंगमंच और मौर्यों का राज्य परिवर्तन। ओके, तो यह निबंध किसके हैं, यह निबंध संग्रह हैं किसके हैं? तो ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी या हरिशंकर परसाई। तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, जयशंकर प्रसाद जी के यह निबंध हैं। ठीक है साथियों, तो जय रहे। आज के 30 प्रश्न हल कर दिए मैंने। अगर कोई भी कठिनाई हो कमेंट करें, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत आपका मैं धन्यवाद करता हूं। ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी साथियों। और सभी रचनाकार जो हिंदी मास्टर कैडर के अधीन हैं उनके प्रश्न मैंने लाए हैं, और इनमें से कोई ना कोई प्रश्न साथी जरूर आएगा, लिख के देता हूं मैं। बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है मैंने इनके निबंधों के ऊपर। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हिंदी नाटक की अगली वीडियो आपके लिए जल्दी ही हम प्रस्तुत करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।